सक्सेसफुल अटैक परफॉर्म करना है तो आपको ये 5 प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 5 प्रोसेस होता क्या है? पहला आता है रिकॉनेसेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। आप लोग इसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोल सकते हैं, फुटप्रिंटिंग भी बोल सकते हैं, या रिकॉन भी बोल सकते हैं। बग बाउंटी में इसको रिकॉन बोला जाता है, शॉर्ट वर्ड में हम लोग इसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोल सकते हैं। अब फुटप्रिंटिंग, रिकॉन, रिकॉनेसेंस, तो ये सब को आपको नाम सुन के क्या पता चल रहा है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग सुन के आपको क्या पता चल रहा है? किसी के बारे में मतलब उसका हाँ सब इंफॉर्मेशन, हाँ मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सब निकालना, हाँ, तो ये जो होता है फिर इसका क्या मतलब प्राइवेट इंफॉर्मेशन। हम्म, आप प्राइवेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं। फुटप्रिंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको रिकॉनेसेंस बोल सकते हैं, रिकॉन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, तो हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे अभी फुटप्रिंटिंग। तो फुटप्रिंटिंग में क्या कर सकते हैं हम, अगर किसी वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहे हैं तो हमको क्या पता रहना चाहिए, वो वेबसाइट क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, उसके बारे में हमको जितना इन्फॉर्मेशन मिलेगा, चाहे वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हो गूगल पे, या उसके वेबसाइट से हम लोग गैदर करें, एक्टिवली या पैसिवली हम लोग उसके वेबसाइट से गैदर करें, बट उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि वो बना कैसे है, ठीक है, वो कौन कौन सा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके बनाया गया है, उसका कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, उसको कब, उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, कब वो फर्स्ट टाइम शो हुआ था, उसका वेबसाइट का आर्काइव चेक करेंगे, और भी बहुत सारे जितना इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है, फ़ोन नंबर, जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे और लिंक्डइन वगैरह पे देखेंगे कि ये क्या क्या जॉब, जैसे कोई पर्सन को अगर उसको उस कंपनी में काम करना है तो जॉब का डिटेल्स दिया रहता है, क्या क्या आपके पास स्किल होना चाहिए, स्किल से भी पता कर सकते हैं कि वो क्या क्या यूज़ हो रहा है उस सिस्टम में, उसके सिस्टम में, कंपनी में। तो बहुत सारा हम लोग जब इसमें डिटेल में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से ही आपका आधा अटैक कंफर्म ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे स्कैनिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन गैदर किए उसके बिहाफ पे हम लोग स्कैनिंग करेंगे। जैसे कि हम लोग एक कंपनी को, वेबसाइट को हैक करना चाह रहे हैं, ठीक है, कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग स्कैन करेंगे। अब स्कैन क्या करेंगे, स्कैन ये करेंगे कि उसके कौन सा पोर्ट ओपन है, उसमें क्या ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ये सब हम लोग स्कैन करेंगे। जब हम लोग ये दोनों प्रोसेस कर लेंगे, इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, स्कैन कर लेंगे, और यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि हमारा इस वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, सॉरी, क्या क्या पोर्ट्स ओपन है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए, इसके बिहाफ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एक्सप्लॉइट करना यानी हम लोग उस सिस्टम में एक्सेस ले लेना। अगर कोई भी सिस्टम में कोई वर्नेबिलिटी है, आगे हम लोग जब ये प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो हम लोग दिखाएंगे एक वर्नेबिलिटी का यूज़ करके हम लोग सिस्टम को हैक करेंगे, ठीक है। तो अगर हमको कोई स्कैनिंग के टाइम पे अगर हमको कोई वर्नेबिलिटी दिख रहा है तो हम लोग डायरेक्ट उस पर एक्सेस ले सकते हैं अगर उसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल है। तो हम लोग उसको, थर्ड प्रोसेस हमारा क्या होगा, गैनिंग एक्सेस। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, स्कैनिंग में हमको पोर्ट मिला, पोर्ट पे देखे कि उसका कम वर्जन है, वर्जन लो वर्जन यूज़ कर रहा है, वर्नेबल वर्जन यूज़ कर रहा है, यानी उसमें वर्नेबिलिटी है, तो हम लोग उसका गूगल पे एक्सप्लॉइट सर्च करेंगे, हमको इजीली मिल जाएगा अगर एक्सप्लॉइट उसका होगा तो। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सिस्टम को एक्सेस ले लेंगे, गैनिंग एक्सेस, यानी उस सिस्टम में हम लोग एंटर कर जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है मेंटेनिंग एक्सेस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम को मेंटेन करते हैं, यानी बैकडोर वगैरह इसमें डालते हैं, ताकि हम लोग जो, अगर हमको फर्दर यूज़ के लिए, जैसे कि आज हम लोग इस सिस्टम पे एक्सेस लिए तो 1 मंथ बाद मुझे दोबारा उस सिस्टम पे एक्सेस लेना हो तो हमको फिर से ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा, स्कैनिंग करना पड़ेगा, गैनिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बैकडोर लगाते हैं, पीछे का दरवाज़ा, जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से वो सिस्टम पे एक्सेस ले सकते हैं। बट जब तक वो सिस्टम को फॉर्मेट नहीं मारेगा तब तक हम लोग उस पर ये काम कर सकते हैं। अगर वो एक बार फॉर्मेट मार दिया तो वो बैकडोर डिलीट हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग फिर से हमको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तभी तक पॉसिबल है जब तक सिस्टम में बैकडोर अवेलेबल रहेगा, तब तक हम लोग एंटर कर सकते हैं। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, कवरिंग ट्रैक्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके विंडोज़, आप जो जो काम अपने कंप्यूटर में करते हैं उसका एक लॉग फाइल बनता है, वो सेव होता है। आप अगर यहाँ पे, जैसे कि मेरा पीपीटी ऑन है, ठीक है, तो वो सेव हो गया होगा लॉग फाइल में कि
इतने टाइम में मेरा प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी ओपन हुआ, इतने टाइम में मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, इतने टाइम में मैंने अपना सिस्टम ऑन किया। तो वो सारा हमारा कहाँ जाता है, लॉग में। अब लॉग में अगर कोई जैसे कि कोई अटैक होता है तो सबसे पहले क्या होता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आते हैं जो लॉग फाइल चेक करते हैं। तो लॉग फाइल चेक करते हैं तो वहाँ पे अगर आपको लॉग डिलीट करने ही नहीं आएगा तो क्या आप बच पाओगे, नहीं ना। इजीली पता चल जाएगा, वहाँ से आपका आईपी निकाल लिया जाएगा, आईपी से आपको इजीली ट्रैक कर लिया जाएगा। तो इसलिए लॉग कवरिंग ट्रैक सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है हैकिंग का, कवरिंग ट्रैक्स, यानी अपने ट्रैक को डिलीट करना, यानी आप लोग लॉगिन किए हो, लॉग्स आपका जो सेव है उसको डिलीट करना, ठीक है। तो हम लोग का यही 5 फेज होता है जिससे एक सक्सेसफुल अटैक होता है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि मैंने यही डाला हूँ कि रिकॉग्निशंस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा इन्फॉर्मेशन, फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट टारगेट, यानी हम लोग टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्कैनिंग में पोर्ट स्कैनिंग करते हैं और भी बहुत सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं अपने टारगेट्स के बारे में। फिर हम लोग आगे देखते हैं, फिर गैनिंग एक्सेस आएगा, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम लोग एक्चुअल हैक परफॉर्म करते हैं, जो कि हम लोगों को क्या मिला जाता है, वर्नेबिलिटी मिला रहता है, उसी के का एक्सप्लॉइट फाइंड करके उस सिस्टम में क्या करते हैं, एक्सेस ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं मेंटेनिंग एक्सेस में क्या करते हैं, बैकडोर को इंस्टॉल करते हैं, वायरस वगैरह को डालते हैं जिसके मदद से हम लोग बाद में उस सिस्टम को एक्सेस कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कवरिंग ट्रैक्स, जिसमें क्या होता है, अटैकर डिलीट द लॉग एंड सेशन डिटेल्स। यहाँ पे हमारा जो लॉग और सेशन का डिटेल्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं कवरिंग ट्रैक्स में। तो यही 5 फेज होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। अगर आपको एक सक्सेसफुल अटैक परफॉर्म करना है तो ये 5 फेज आपको अच्छे से करना पड़ता है। तो किसी को डाउट है कि ये 5 फेज में, किसी को भी? हेलो भैया अगर बैकडोर लगा लेते हैं तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो लगा है कि नहीं, बैकडोर मतलब उसको जिसको आपको, पता नहीं। हाँ तो आपको अच्छे से वो, जब पता ही नहीं है तो आप लोग कैसे टेस्ट करोगे, तो आपको उसको सर्च वगैरह करना पड़ेगा, लॉग वगैरह चेक करना पड़ेगा आपका सिस्टम का। जैसे कि मैं एक बार दिखा देता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ओके। जैसे कि आप लोग यहाँ पे जाइएगा, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, टास्क मैनेजर पे जाइएगा ना, तो यहाँ पे बहुत सारे आप लोग चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा प्रोग्राम चल रहा है जो इसको आप लोगों ने सिस्टम टाइम पे चल रहा है। अब मैनुअली आप लोग बहुत सारे चेक कर सकते हो, आपको अच्छा एंटीवायरस यूज़ करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि परफॉर्मेंस में जाइएगा, सॉरी परफॉर्मेंस में नहीं, फ्यू डिटेल ओपन, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जैसे कि सर्विसेज में जाइएगा, बहुत सारे सर्विसेज ऐसे होते हैं जो कि इतने सारे सर्विसेज हैं, तो जिसको नॉलेज नहीं है तो वो तो चेक नहीं कर पाएगा, ठीक है, कि मेरा बैकडोर कहाँ है। तो यहाँ पे स्टार्टअप देखिए, यहाँ पे स्टार्टअप में आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा इनेबल है, डिसेबल है। ये ऑटो स्टार्टअप होता है, जैसे कि आप लोग सिस्टम ऑन करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग जब ऑन कीजिएगा अपना यहाँ पे टास्क मैनेजर, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोगों का बहुत सारा ऑन होगा, जो आप लोग यूज़ भी नहीं करते वो भी ऑन होगा। तो उसको यहाँ पे क्लिक करके डिसेबल कर सकते हैं। और एंटीवायरस अच्छा यूज़ कीजिए, क्योंकि सब कोई मैनुअल टेस्टिंग नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि मुझे भी अच्छे से मैनुअल टेस्टिंग नहीं आता है, ठीक है। तो एंटीवायरस अच्छा से यूज़ कीजिए, अच्छा एंटीवायरस यूज़ कीजिए। और जो बोलता है ना कि एंटीवायरस है आपके पास तो आपको कोई, जैसे देखिए यहाँ पे डिटेल्स में जाइए, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह दिखा रहा है आपको, ठीक है। और जो बोल रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं कोई भी एंटीवायरस यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का जो आता है विंडोज़ डिफेंडर वही यूज़ करता हूँ, ठीक है। हाँ भैया, हाँ तो भैया बोलते हैं कि मतलब फायरवॉल इनफ रहता है ब्लॉक करने के लिए, फिर भी फायर, सजेस्ट किया जाता है कि हाँ फायरवॉल को देखो, बहुत सारा वायरस क्या होता है कि आपका जैसे सिस्टम में आएगा तो वो आपकी फायरवॉल और एंटीवायरस को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग बहुत सारे क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते होगे, तो देखना क्रैक सॉफ्टवेयर में लिखा होगा कि डाउनलोड करने के पहले अपने विंडोज़ डिफेंडर यानी एंटीवायरस को डिसेबल कर दो। हाँ भैया, हाँ जैसे कोई मतलब टूल इंस्टॉल हाँ करना पड़ेगा। हाँ, जो पेड टूल होता है जिसका क्रैक आता है, तो उसमें पहले से, अब देखिए आप जैसे कि बहुत कोई पायरेटेड विंडोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, पायरेटेड विंडोज़ यूज़ कर रहे जी हैं, भैया।
तो वो क्या होता है वहाँ पे पायरेटेड विंडोज़ में क्या होता है, पहले से वायरस दिया रहता है उसके सिस्टम में। अब आप चाहोगे तो भी उसको रिमूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऊपर से ही लोड होकर के आया है। जिसने क्रैक किया उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसने ही वायरस डाल दिया है। तो आप कितना भी टेस्ट कर लो, कितना भी कुछ कर लो, तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा लगे, बट हम लोगों को क्या करना चाहिए, रियल विंडोज़ खरीदना चाहिए। उसमें अपडेट वगैरह आते रहते हैं। अब पायरेटेड में कोई अपडेट नहीं आता है। कोई अगर आपका जैसे ये वनएबिलिटी है तो उसका देखना माइक्रोसॉफ्ट 2-3-10 दिन के अंदर ही अपडेट भेज देता है, बट पायरेटेड में अपडेट्स नहीं आते हैं, जिसकी वजह से अटैकर के लिए क्या होता है, खुला इनविटेशन मिल जाता है कि आइए मेरे सिस्टम को हैक कीजिए। तो ये थे फेज थे, जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है परफॉर्म करना हैकिंग के लिए। ठीक है, तो किसी को भी फेज में डाउट है कि क्या क्या फेज होते हैं हैकिंग के? नहीं भैया। तो आगे चले हम लोग। जी भैया। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के टर्मोलॉजी, बेसिक टर्मोलॉजीज। ठीक है, अब थ्रेट क्या होता है? थ्रेट एक मैलिशियस एक्टर होता है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वन हु एक्सप्लॉइट, आप इस पे मत जाइए, इसको देखिए, वन हु एक्सप्लॉइट ए वनरेबिलिटी, ए पर्सन। जैसे कि आप लोग मान के चलिए, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे सिस्टम में वनरेबिलिटी है। ठीक है, आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, घर, आपका घर है। ठीक है, घर में आपने क्या किया, जो आप कहीं बाहर जा रहे हैं और ताला छोटा वाला लगा दिया, जो बैग वगैरह में नहीं लगाते हैं, वो वाला लगा दिया। ठीक है, और चोर आया, उस ताले को तोड़ दिया। तो जो जिस चीज़ से तोड़ा उसको क्या बोलता है, एक्सप्लॉइट बोलेंगे। जैसे हथौड़ी से तोड़ा तो उसको एक्सप्लॉइट बोलेंगे। वो क्या कर रहा है, अब इसके लिए थ्रेट यहाँ पे क्या हुआ, वो जो चोर है वो थ्रेट हो गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है वनरेबिलिटी को। तो सिंपल में समझिए, हमारा जो घर, जैसे कि मेरा घर था, घर में मैंने ताला लगाया, तो जैसे कोई कंपनी है, कंपनी के लिए अगर कोई भी वनरेबिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट जो करेगा उसको हम लोग थ्रेट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया थ्रेट क्या होता है? वन हु एक्सप्लॉइट ए वनरेबिलिटी, जो हमारे जो वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा। जैसे कि अगर हैकर है तो वही हैकर एक्सप्लॉइट करेगा, अगर कोई चोर है किसी के घर में जा रहा है तो वो एक्सप्लॉइट को चोरी ना करेगा, एक्सप्लॉइट यानी जो उसको जहाँ पे उसको कमी मिलेगा। चोर को क्या कमी चाहिए, घर में अगर खिड़की कोई खुला है और घर में आदमी नहीं है, ठीक है, तो उसके चोर है वो तो इजीली उसको मिल गया, वही एक्सप्लॉइट करेगा ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, थ्रेट होगा, जो कि हमारे वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि वनरेबिलिटी होता क्या है। वनरेबिलिटी होता है हमारा वीकनेस, जो कमी होता है। जैसे कि आपका घर है, घर में आप लोगों ने क्या कमी था, आपके छोटा सा ताला लगा के गए थे, यही अच्छा कंपनी का ताला लगा के जाते तो क्या वो चोर जल्दी उसको तोड़ पाता? नहीं ना। नहीं भाई, टाइम वीकनेस जो आपके सिस्टम में कमी होगा, यानी आपके घर पे है वो, अगर आपके जैसे कि आपका घर है, ठीक है, रात में आप सोए दरवाज़ा खुला छोड़ दिए, तो वो आपका कमी हुआ। आपका जैसे कि कोई वेबसाइट है, वेबसाइट में आप लोगों ने अच्छा से एक्सएसएस का फ़िल्टर वगैरह यूज़ नहीं किया है, तो आपका क्या है, एक्सएसएस का फ़िल्टर आपको वहाँ पे एक्सएसएस वनरेबिलिटी। हाँ, तो ये सब आपका वनरेबिलिटी होता है, जो कि वीकनेस, जो कमी होगा वो आपका वनरेबिलिटी कहलाएगा। अब रिस्क क्या कहलाएगा, जैसे कि मेरे घर पे सोना रखा हुआ है, जो घर पे उसने चोरी किया उसके घर पे सोना रखा हुआ है, सोना जो चुरा के जाएगा तो वो क्या होगा, उसका रिस्क हो जाएगा। जो उसको नुकसान पहुंचेगा वो उसका रिस्क कहलाएगा। समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ भैया। हाँ, तो उसको हम लोग रिस्क बोलेंगे। जैसे कि मान के चलो उसने क्या क्या थ्रेट क्या क्या, जो चोर था वो आया, उसको क्या मिल गया, कमज़ोर ताला मिला, ठीक है, वो घर में घुसा और उसको क्या मिल गया, सोना मिल गया। तो हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं, पेन पे चलते हैं, ठीक है, फोटो पे मत जानना, जैसा भी बने, जैसे ये घर है, ठीक है, यहाँ पे मान के चलो ये घर है, ठीक है, हेलो? हाँ भैया। ये घर है हमारा, घर में एक दरवाज़ा बना देते हैं,
ये दरवाज़ा है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, और एक यहाँ पे चोर बनाते हैं। चोर को किससे बना दें, ये वाला बनाते हैं। ये हमारा चोर है, ठीक है। तो ये चोर हो गया, तो ये हमारा थ्रेट होगा, ठीक है। चोर जो होगा वो थ्रेट होगा, और उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं ये थ्रेट है हमारे लिए, ठीक, क्योंकि यही हमारे वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा। अच्छा, ये छोटा कर लेते हैं इसके फ़ॉन्ट साइज को 8। थ्रेट हो गया ये हमारे लिए, ठीक है। अब इसका मान के चलो यहाँ पे ताला नहीं है, खुला हुआ गेट है, तो ये हमारे लिए वर्नेबिलिटी हो गया, ठीक है। और इसके अंदर मान लो एक डायमंड रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डायमंड रखा हुआ है, तो रिस्क हो गया वो। अब क्लियर हुआ, हमारा चोर क्या हो गया, थ्रेट हो गया। ये जो दरवाज़ा खुला हुआ है वो वर्नेबिलिटी हो गया, और जो यहाँ पे डायमंड रखा है वो हमारा रिस्क हो गया। अब किसी को डाउट है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जो चोर होगा वो हमारा थ्रेट हो जाएगा, जो कमी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वीकनेस यानी वर्नेबिलिटी हो जाएगा, और जो हमारा रिस्क होगा, जो चोरी होगा वो हमारा रिस्क हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डायमंड रखा होगा वो हमारा रिस्क हो जाएगा। अब क्लियर हो गया? हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि जीरो डे क्या होता है। जीरो डे वो होता है जो कि अभी तक डेवलपर के द्वारा फिक्स नहीं किया गया है, वो वर्नेबिलिटी जो कि अभी डेवलपर के द्वारा फिक्स नहीं है। जैसे कि मान के चलिए एसक्यूएल इंजेक्शन अभी तुरंत आया हुआ है, ठीक है, और किसी को उसको फिक्स नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आया है और उसको अभी तक फिक्स नहीं किया गया है, वो कहलाएगा जीरो डे। ऐसा वर्नेबिलिटी जो पहले नहीं था, फर्स्ट टाइम आया है, उसको कहते हैं जीरो डे, ठीक है। यूज़र एंड मलेशियस यूज़र में हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देख लेंगे। यूज़र वो होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है, वो जो हमारे सिस्टम को, जैसे कि तुम लोग अभी अपना कंप्यूटर के आगे बैठो तो तुम लोग कंप्यूटर के यूज़र हुए, ठीक है। अब मलेशियस यूज़र क्या कौन होता है? मलेशियस यूज़र वो होता है जिसका क्या इंटेंशन होता है कि तुम्हारे सिस्टम का मिसयूज़ करें, ठीक है, तुम्हारे सिस्टम पे वायरस डाल के उसको बोट में कन्वर्ट करके डॉस अटैक करें, तो वो हमारा यूज़र और मलेशियस यूज़र में ये डिफरेंट होता है। यूज़र जो कि हमारे सिस्टम को यूज़ करते हैं, और मलेशियस यूज़र वो होता है जो हमारे सिस्टम का क्या करता है, मिसयूज़ करता है, ठीक है। अब रूट और एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? रूट और एडमिनिस्ट्रेटर एक ही होता है। जैसे कि किसी सिस्टम को हाई प्रिविलेज है, ठीक है, जैसे कि कोई सिस्टम है उसके पास हाई प्रिविलेज है और उसके यूज़र को कम प्रिविलेज है। जैसे कि मान के चलो मैं एक वेबसाइट, जैसे कि ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी ऐड है, तो यहाँ पे आपको क्या परमिशन है कि आप लोग सिर्फ मैसेज देख सकते हो, मैसेज कर नहीं सकते हो। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर हुआ, यानी मैं रूट यूज़र हूँ, और आप लोग क्या हो, यूज़र हो, नॉर्मल यूज़र हो, ठीक है। यही होता है रूट और एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र। आप लोग एक नॉर्मल यूज़र हो, यहाँ पे आपको परमिशन नहीं दिया गया है कि आप लोग मैसेज कर सको, और मैं रूट यूज़र हूँ, मैं मैसेज कर सकता हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र हूँ, मैं किसी को ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, तो ये मेरे पास परमिशन है, ठीक है। यही होता है रूट और एडमिनिस्ट्रेटर। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन क्या होता है? ए रिमोट कोड एग्जीक्यूशन अटैक ए मैलिशियस यूजर मैनेज टू एग्जीक्यूट सम अटैकर कंट्रोल कोड ऑन ए विक्टिम रिमोट मशीन। रिमोट कोड क्या होता है? रिमोटली उसको एक्सेस करना। रिमोट कोड वर्नेबिलिटी होता है, जैसे कि अगर आप कोई रिमोट, तो रिमोट कोड में क्या होता है कि रिमोटली हम, सर आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही है। सभी को ऐसा है कि सिर्फ एक को प्रॉब्लम है? हेलो, नहीं सर क्लियर आ गया। तो रिमोट कोड में क्या होता है, हम लोग उससे रिमोटली एक्सप्लॉइट करते हैं और हम लोग उसको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। हम लोग जब अभी ये एंड्रॉयड हैक करेंगे तो हम लोग सेल कोड का यूज़ करेंगे जिसमें क्या होगा कि हमको एक सेल कमांड यानी कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा, जिसकी मदद से हम लोग कोई भी कोड एग्जीक्यूट करा के सारे उसके एंड्रॉयड फ़ोन का सारा डेटा हम लोग फैच करेंगे, तो उसको कहते हैं सेल कोड, जो कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन
अटैक पे काम करता है। ठीक है, अब सोशल इंजीनियरिंग के बारे में तो हम लोग बहुत सारा डिस्कस कर लिए कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। तो ये आर्ट है ह्यूमन को एक्सप्लॉइट करने का। इट इज़ वन ऑफ द मेजर अटैक, ये बहुत बड़ा अटैक है, बहुत इंपॉर्टेंट अटैक है, बड़ा भी बोल सकते हो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट अटैक है। अगर सोशल इंजीनियरिंग आती है तो आप किसी को भी हैक कर सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्या हो सकता है। टूल बेस आप सोशल इंजीनियरिंग यूज़ कर रहे हो तो वो टूल बेस हो जाएगा। अगर आप ह्यूमन बेस्ड कर रहे हो यानी किसी के माइंड को मैनिपुलेट करके कर रहे हो तो वो ह्यूमन बेस्ड हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह का सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये था हमारा सोशल इंजीनियरिंग, सेल कोड और रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। हम लोग को वाई डू वी नीड इथिकल हैकर, हमें इथिकल हैकर की ज़रूरत क्यों पड़ी? अभी जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रहा है वैसे वैसे हमें क्या हो रहा है, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। बहुत बार आपका डेटा ब्रीच हो रहा है। आप लोगों ने सुना कि यहाँ का डेटा, फेसबुक का डेटा, व्हाट्सएप का डेटा, यहाँ पे डोमिनोज का डेटा लीक हुआ। तो क्या हो रहा है, हमें सिक्योरिटी की तो ज़रूरत है, यानी हैकर्स की ज़रूरत है, ताकि उस ब्लैक हैट हैकर से कोई हमें बचा सके, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा आपको? इथिकल हैकर। तो इसीलिए हमें इथिकल हैकर की ज़रूरत होती है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि आधार का नाम सुना है, आधार कार्ड का? जी भैया। हाँ, तो आधार कार्ड का जो अभी कुछ दिन ही पहले, कुछ साल पहले आधार का डेटा ब्रीच हुआ है। तो उससे बचाने के लिए, कोई भी साइबर अटैक से बचाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक इथिकल हैकर की ज़रूरत होती है। कोई भी कंपनी में, अगर आप लोग, कोई भी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, गूगल है, उस सब पे भी बहुत सारे अटैक्स होते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें क्या चाहिए? पेनिट्रेशन टेस्टर चाहिए। एक इथिकल हैकर की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम को बचाएंगे हैक होने से। तो हमें इसलिए इथिकल हैकर की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ भी है। अभी आप लोग का देख रहे होंगे, डे टू डे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या, आपका जैसे कि फ़ोन में क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हो, तो क्या गारंटी है कि वो हैक नहीं हो सकता है? कोई गारंटी है? जैसे कि आप लोग गूगल ड्राइव पे अपना डेटा, हाँ, आप लोग डेटा गूगल ड्राइव पे सेव कर रहे हो, वो तो क्लाउड पे सेव कर रहे हो आप। क्या गारंटी है कि वो हैक नहीं होगा? तो उसको ब्लैक हैट हैकर से लड़ने के लिए तो कोई भी तो चाहिए, हमें कोई तो चाहिए जो हमें बचा सके, सुरक्षा प्रदान कर सके। तो इसीलिए हमें इथिकल हैकर की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये जो इथिकल हैकर और ब्लैक हैट हैकर होते हैं, वो टूल्स वगैरह एक ही टेक्निक, टूल वगैरह टेक्निक अलग हो सकता है, टूल वगैरह सेम ही यूज़ करते हैं। बहुत सारे हैकर्स बबसूट यूज़ करते हैं, ब्लैक हैट हैकर भी यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टूल्स वगैरह डिफरेंट यूज़ करते हैं, बट उनका मोटिव अलग अलग होता है, डिफरेंट मोटिव होता है उनका। वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, दूसरे सिक्योरिटी ब्रीच करते हैं। ठीक है, अब कैरियर आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैरियर। क्या ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं? कोई भी कोई काम करता है तो उसके पीछे रीज़न होता है कि नहीं? आप लोग भी अगर इस फील्ड में आना चाहेंगे तो आप, उसका भी रीज़न होगा। हेलो हेलो, यस सर। हाँ, तो उसका रीज़न होगा। हाँ भैया। कोई भी हैकर, अगर कोई भी हैकिंग करते हो तो उसका रीज़न होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जॉब इसका, हाउ मैनी साइबर सिक्योरिटी जॉब आर देयर इन 2023 इन इंडिया। तो मिनिमम 1 मिलियन आप लोग रख लीजिए, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो, इथिकल हैकर के फील्ड में, इथिकल हैकिंग के फील्ड में। मिनिमम, मैक्सिमम तो अभी कोई इसका गिनती ही नहीं है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी सैलरी इन इंडिया। अब साइबर सिक्योरिटी का एवरेज सैलरी कितना होगा? अगर आप एक बिगनर हैं तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, एवरेज सैलरी में क्या डाला हुआ है। ये 2020 का रिपोर्ट है, वहाँ से मैंने एक वेबसाइट से लिया हूँ ये। ठीक है, तो 5 लाख के आसपास, आपको 6 लाख रखिए, आपको मिलेगा एवरेज सैलरी। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको 2-2.5 लाख के आसपास मिलेगा, अगर आप एक फ्रेशर ज्वाइन होते हैं। ठीक है, अगर आप
मीडियम इंटरमीडिएट है तो आपको 5 लाख मिल देगा, 5 लाख से 6 लाख के बीच मिल सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है। अगर आप एक बिगिनर है तो 2 से 3 के बीच आपका रहेगा फ्रेशर में, ठीक है। अगर आप एक प्रोफेशनल लेबर, आपको 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो आपको 20 लाख से भी ज़्यादा सैलरी मिल सकता है, तो उसका कोई बात ही नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके काम पे, आपका कैसा वर्क है, आपका कितना नॉलेज स्किल है, आपके पास क्या क्या नॉलेज है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एवरेज सैलरी बता रहा हूँ इंडिया का, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है, एवरेज है। अब यूएसए का यानी यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह का देख लो, $150, $1000, सॉरी, हेलो, हाँ, तो कितना लिखा हूँ मैं, $150,000 का क्या हो गया बताओ, इंडियन रुपीस में कितना होगा, कोई कन्वर्ट करो। $12,80,000 एवरेज सैलरी है उसका, कहाँ पे, आउट ऑफ इंडिया का बता रहा हूँ, एवरेज सैलरी। अगर आप इंटरमीडिएट, आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर का $80,000, ठीक है, $80,000 है अगर आप एक फ्रेशर ज्वाइन होते हैं आउट ऑफ इंडिया तो, ठीक है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपको कितना यहाँ पे है, $2.5 लाख। सोच लो कितना हो जाएगा, कन्वर्ट करो। इंडिया में उतना अभी नहीं है सैलरी, बट इंडिया में भी ग्रो करेगा। बट आपको अगर आउट ऑफ इंडिया आप जाते हैं तो आपका लाइफ सेट है पूरा, अगर इस फील्ड में आपको नॉलेज अच्छा है तो। आप अगर एक बग बाउंटी करते हैं, अगर आप किसी वेबसाइट पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर आप P1 लेवल के बग को फाइंड करते हैं तो आपको $2,000, $3,000 ऐसे ऐसे करके मिलता है, ठीक है। तो आप लोग अगर सोचिएगा कि बग बाउंटी स्टार्ट किया, आज स्टार्ट किया, कल मुझे बग मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो आपको जो बग बाउंटी आप लोग को पे करेगा वो आपको डॉलर में पे करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एक प्रोफाइल दिखाया था आप लोगों को, उसने माइक्रोसॉफ्ट वाला, तो उसे $2,000 मिला था, ठीक है। और उसने कोई हैक नहीं किया था, उसको एक गूगल ऐसे ही गिटहब होता है, जैसे गिटहब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, गिटहब रिकॉन कर रहा था वो, और उस पर आप उसको क्या मिला, माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी का यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला, जो कि लॉगिन किया तो उसने लॉगिन नहीं किया, वो आवाज नहीं आ रहा है। सभी को ऐसा इशू हो रहा है क्या? नो सर। तो उसने रिपोर्ट किया, तो रिपोर्ट करने के बाद उसको आया कि आपका बग को एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है और आपको $2,000 का अवार्ड दिया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इंडिया में स्कोप नहीं, आप बग बाउंटी कर सकते हो, बहुत सारा स्कोप है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको सैलरी थोड़ा कम मिल रहा है, बट काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं है, बताओ किसको लग रहा है ये कम है? अभी एवरेज का आपको, भैया बिगनर के लिए तो कम है। बिगिनर के लिए आपके पास जब नॉलेज ज़्यादा नहीं है, आप बिगिनर के लिए कम है। आपको 2-3 साल अब अगर आप हो जाओगे, आप इंजीनियरिंग करके जाते हो तो आपको कितना मिलता है, उससे भी तो ज़्यादा है ना, ठीक है। तो मैं किसी फील्ड को ख़राब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिगिनर के लिए उतना भी कम नहीं है, अच्छा है, ठीक है। और आप अगर प्रोफेशनल बन जा रहे हैं तो वो भी देखो, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो जा रहा है, आपके पास अच्छा नॉलेज है, तो आपको ये नहीं, एक्यूरेट नहीं मैं बता रहा हूँ, ये आपका डिपेंड कर रहा है कि वो कंपनी किस टाइप का है। अगर आप अच्छे कंपनी में जा रहे हो तो उसका और भी ज़्यादा पे करेगा आपको वो, ठीक है। तो मैं 1 मिनट आप लोगों को दिखाता हूँ, गूगल पे सर्च करके एक बार, मैं अपने फ़ोन से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। बग निकाला तो मतलब हमको बार बार ट्राई करना पड़ेगा ना, 2-2 3-3 कि वो मिल रहा है कि नहीं। बग बाउंटी इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। आपको रेकॉन आपको अच्छा होना चाहिए, आपको उस पर टाइम देना होगा, ठीक है। आपको टाइम देना होगा, आपको ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपने रिपोर्ट किया, आपका रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गया, आपको $10,000 मिल गया, $5,000 मिल गया, ऐसा नहीं।
जो जिसका प्रोफाइल मैंने दिखाया था उसको उसने उसने एक इंटरव्यू में बताया था कि उसको 100 प्लस डुप्लीकेट्स मिले, यानी 100 बार उसको जिसने रिपोर्ट किया, जो बग वो रिपोर्ट कर रहा था तो उसके पहले उस किसी ने और ने उससे पहले रिपोर्ट कर दिया था। उसके बाद ये अब जब उसको एक्सपीरियंस हुआ, थोड़ा नॉलेज हुआ, वो पढ़ रहा था, उस चीज़ पे लगा रहा तो हुआ। आप सोचोगे कि अगर आप पैसे के लिए इस फील्ड में आ रहे हो, बग बाउंटी पे जा रहे हो तो कुछ नहीं है, 2 दिन 10 दिन करोगे उसके बाद डिमोटिवेट होके बैठ जाओगे। ठीक है, अगर आपको एक्चुअल इंटरेस्ट है तब आप कर सकते हो और उतना नॉलेज है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा था एवरेज सैलरी। तो मैं तो यहाँ पे नीचे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए जॉब टाइटल साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का रेंज आपको दिखा रहा है 254 से 940K। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का है, ये इंडिया का दिखा रहा है। ठीक है, एक मिनट चेक कर ले लीजिए, हाँ इंडिया का ये। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर, इथिकल हैकर, सर्टिफाइड इथिकल हैकर। ठीक है, और ये एक और वेबसाइट है, तो ये आपको एवरेज एनुअल 5 लाख दिखा रहा है यहाँ पे। और है क्या नीचे, इसका देख लेते हैं, एक ही यहाँ पे दिखा रहा है। हाँ, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसके बाद फिर साइबर सिक्योरिटी का यहाँ पे है सीनियर साइबर सिक्योरिटी 7.7 लाख। ठीक है, इस तरह का आपको एवरेज सैलरी मिलेगा। यूएसए का तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए क्या है एवरेज बेस सैलरी $92, सॉरी 92,000 रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एवरेज सैलरी यहाँ पे सारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस वेबसाइट का लिंक चाहिए आप लोगों को क्या? हाँ भैया भेज दीजिए। चैट में मैं डाल दे रहा हूँ। जिसको इंटरेस्ट है वो पढ़ लेना। बहुत कोई बोर होके चले गए क्या? तो ये एवरेज सैलरी था इंडिया और आउट ऑफ इंडिया का। अब कुछ साइबर क्राइम्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के साइबर क्राइम होते हैं। पहला होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, जैसे कि आप किसी के फेक अकाउंट बनाते हैं दूसरे के नाम से, दूसरे का आइडेंटिटी से, तो उसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। जैसे कि आप लोग किसी का आईडी कार्ड का यूज़ कर लेते हैं, किसी का आप लोग वोटर कार्ड का यूज़ करके, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पैसा निकाल लेना। फ्रॉड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, किसी का कॉल किया स्कैम, जिसको मैंने शुरू में ही समझाया था स्कैमर। पासपोर्ट स्टीलिंग, जैसे थिफ्ट ऑफ पासपोर्ट यानी पासपोर्ट वगैरह चुराना। डीडोस अटैक या डॉस अटैक बोलते हैं जिसे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर बहुत सारा लोड पड़ता है जिसकी वजह से वेबसाइट डाउन हो जाता है। फिर नेटवर्क, किसी नेटवर्क को कंप्रोमाइज़ करना, ठीक है, नेटवर्क हैकिंग में आ जाएगा बिना परमिशन के, ये साइबर क्राइम है। ठीक है, साइबर बुलिंग हो गया, किसी को हैरेस करना, जैसे कि किसी को ब्लैकमेल करना, जैसे कोई लड़की है उसको ब्लैकमेल करना, ऐसा लड़की के साथ ही नहीं लागू होता है, लड़का को भी ब्लैकमेल करना। रैनसमवेयर, जैसे कि आपको कोई ईमेल आया, आपने उस ईमेल से पे क्लिक किया, आपका पीसी लॉक हो गया फुल, और वहाँ पे आपको रैनसम मतलब होता है फिरौती, आपसे फिर पैसा मांगा गया कि आप इतना पे कीजिए तो आपको लॉक को ओपन किया जाएगा, उसका आपको की दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रैनसमवेयर। फिशिंग के बारे में भी हम लोग बात कर लिए थे कि फिशिंग क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा मालवेयर, सॉरी साइबर क्राइम होगा एक मालवेयर, जैसे कि अभी पेगासू वायरस बहुत चल रहा था, उसके बाद साइबर टेररिज्म, जैसे कोई टेररिज्म वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसको आएगा साइबर टेररिज्म में, वो सब, ये सब साइबर क्राइम हो गया। अब देखिए, कोई भी अटैक को फुलफिल करने के लिए
सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, क्या होता है मोटिव, मेथड, वल्नरेबिलिटी। एक अटैकर के को कोई भी अटैक परफॉर्म करने के पीछे उसका कुछ मोटिव होता है, कोई मेथड यूज़ करके करता है, वल्नरेबिलिटी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई भी हैकर ये परफॉर्म कर रहा है तो उसके पीछे क्या उसका मोटिव होगा, वो क्या मेथड यूज़ कर रहा है और क्या वल्नरेबिलिटी है। मान के चलिए आप कोई कंपनी को हैक करना है तो उसके पीछे आपका कोई कारण होगा ना। आप एज ए जॉब कर रहे हैं, आप एक रिवेंज के मोटिव से कर रहे हैं, आप पैसे के लिए कर रहे हैं, तो उसका आपको कुछ तो मोटिव होगा ना, तभी ना आप उस पर अटैक करोगे। बिना मोटिव का क्यों करोगे आप, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट थिंग था मोटिव, मकसद होगा कोई, तभी आप लोग कोई काम करते हो। बिना कोई मकसद का कोई काम करते हो, बताओ। आप लोग पढ़ाई करते हो क्यों, कि आप लोग अच्छे जॉब, पैसा कमाने के लिए, जॉब ले सको, सेटल हो सको लाइफ में। तो उसके पीछे भी ना हैक, कोई भी अटैकर के का भी मोटिव होता है कि वो क्या कर रहा है और उसको उसका क्या फल मिलेगा, ठीक है, मकसद जिसको बोलते हैं। फिर मेथड, अब कौन सा मेथड से वो उस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा वो डिपेंड करता है उस पर। अगर मान के चलो उसके पास मेथड ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि अगर हम लोग उस सिस्टम में कैसे एंटर करें तो कोई फ़ायदा है। आपके पास मोटिव भी है, वल्नरेबिलिटी है, बट आपके पास मेथड ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप हैक कैसे करोगे, कंप्रोमाइज़ कैसे करोगे, तो कोई काम ही नहीं है उसमें, कोई उसमें कुछ हो ही नहीं रहा, उसको फ़ायदा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर ख़त्म, अटैक फुलफिल नहीं होगा। तो आपको मोटिव होना चाहिए, आपको एक्चुअल मेथड पता होना चाहिए कि आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे तो ये अटैक सक्सेसफुल होगा। तो मोटिव भी इम्पोर्टेंट है, मेथड भी इम्पोर्टेंट है। मान के चलिए आपके पास मोटिव भी है, एक्चुअल मेथड भी है। अब मान के चलिए आपके पास जो आप सिस्टम पे अटैक कर रहे हैं उस पर वल्नरेबिलिटी ही नहीं है, कमी ही नहीं है, वीकनेस ही नहीं है, तो आप परफॉर्म कर पाओगे, कंप्रोमाइज़ कर पाओगे। अब मान के चलिए जैसे कि मैंने बताया था, नहीं भैया, घर का एग्जांपल दिया था, घर में अच्छा ताला लगा हुआ है, अच्छा कंपनी का, वहाँ पे गार्ड बैठा दिया गया है कि एक अच्छा ताला लगा हुआ है, साथ में एक गार्ड भी रख के गया है, तो क्या वो चोर चोरी कर पाएगा, ठीक है। तो एक सक्सेसफुल अटैक को करने के लिए ये 3 चीज़ को फुलफिल होना मस्ट है। पहला मोटिव, दूसरा मेथड, तीसरा वल्नरेबिलिटी। तो अगर ये इसमें किसी कोई भी ब्रेक होता है तो वो अटैक सक्सेसफुल नहीं होगा। मान के चलो आपके पास मकसद नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, आपके पास 2 चीज़ है, तो मेथड है, वल्नरेबिलिटी भी है। तो अगर मोटिव ही नहीं है तो क्या करोगे, नहीं करोगे। अब मान के चलिए आपके पास मोटिव भी है, वल्नरेबिलिटी है, बट मेथड नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपको कौन सा एक्चुअल अटैक परफॉर्म करना है, तो भी आपका जो अटैक होगा वो ख़त्म हो जाएगा, परफॉर्म सक्सेसफुल नहीं होगा। अब मान के चलिए आपके पास मोटिव भी है, मेथड भी है, बट वल्नरेबिलिटी ही नहीं है, तो आप लोग, तो फिर आपका अटैक सक्सेसफुल नहीं होगा। तो एक सक्सेसफुल अटैक को होने के लिए, यानी परफॉर्म करने के लिए, हमें ये तीनों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मेथड, मोटिव और वल्नरेबिलिटी, ठीक है। अब एक हैकर को क्या मोटिवेट करता है, पैसा, फेम, थ्रिल, प्राइज, ये सब डिपेंड करता है पर्सन पे कि वो किस टाइप का पर्सन है। अगर किसी को पैसा मोटिव करता है, किसी को नाम, किसी का नाम हो रहा है, किसी को फन के लिए कर रहा है, कोई रिवेंज के लिए होता है, तो वो अपना डिपेंड करता है तुमको क्या मोटिवेट कर रहा है, एक हैकर को क्या मोटिवेट कर रहा है। जैसे मुझे कोई मुझे पैसा मोटिवेट कर रहा है, तुमको मुझे नाम, अगर कोई मेरा नाम बोल रहा है कि ये अच्छा जानता है, ये अच्छा कर रहा है इस फील्ड में, वो मोटिवेट करता है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको क्या मोटिवेट करता है, ठीक है। तो वही उसी तरह से होता है, एक हैकर को वो डिपेंड करता है उस पर कि उसको क्या मोटिवेट कर रहा है। फिर लास्ट पे आते हैं हम लोग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, आपको क्या क्या सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस पर अवॉइड कीजिएगा, ये टू बिकम एन एथिकल हैकर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो भी बहुत सारे कंपनी आपको नॉलेज पे रखती है। अगर मान के चलिए आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो आप क्या कर पाओगे, आपको कंपनी हायर कर लेगी, बताइए। नहीं। तो आपके पास एक अच्छा सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए, तो ही आपको कोई कंपनी हायर करेगा, ठीक है। तो हम लोग पहला सर्टिफिकेट जो देखेंगे CEH का, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही बताया था, जो EC काउंसिल की तरफ से आता है, ठीक है। और उसके दूसरा आता है हमारा EGPT, ई लर्निंग सिक्योरिटी,
जूनियर पेनेट्रेशन टेस्टर का ये एग्ज़ाम होता है। ये फुल्ली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। इसका आपको कॉस्ट पड़ जाएगा 15,000 रुपये, ठीक है। और ये आपको इसका ट्रेनिंग फ्री होता है, आपको ये ट्रेनिंग फ्री में मिल जाएगा, बट इसको आपको एग्ज़ाम के लिए $200 पे करना पड़ेगा। फिर आता है आपका ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ से, ठीक है, OSCP। ये हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है, इसके लिए आपको अच्छा से प्रिपरेशन करना पड़ता है, ठीक है, OSCP के लिए। इसका आपका प्राइस 80,000 लगभग होता है सर्टिफिकेट का। फिर आता है आपका कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस और पेनटेस्ट प्लस। ये दो जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस और पेनटेस्ट प्लस, ये आपको बेसिक लेवल का सर्टिफिकेट है ये, ठीक है। ये बेसिक लेवल का है, ये बेसिक लेवल का है। ये आपको टोटल बेसिक मिल जाएगा, इसका भी आपको प्राइस $300 लगभग कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये दो डिफरेंट है, सिक्योरिटी प्लस और पेनटेस्ट प्लस। फिर आता है आपका एक GPAN, उसके बाद आता है आपका एक सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, CISSP। ये हाई लेवल का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ सर्टिफिकेट, इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया था, बेसिक से इम्पोर्टेंट तक, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट ख़त्म हो गया है। आप लोग अगर सर्च करना चाहोगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे इस आईडी से फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब पे इस नाम से सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। अरे यार, हेलो 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 हेलो। हाँ सर। कितनी देर से मैं डिस्कनेक्ट था? नहीं सर, डिस्कनेक्ट नहीं थे। वॉइस कहाँ तक तुम लोगों ने देखा है? हेलो, सर्टिफिकेट तक। अच्छा, सर्टिफिकेट ये कंप्लीट हो गया था ना? सर हाँ भैया, ये सर्टिफिकेट हो कंप्लीट। गया। हाँ, तुम लोग यूट्यूब पे ये नाम से सर्च कर सकते हो, क्रिप्टोसेक। और जो ये क्लास का वीडियो होगा यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा और यहाँ पे तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये यूज़र आईडी है।